नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। दिवाली खत्म होते ही फिर से एक्शन में आई सीएम नीतीश। अधिकारियों के साथ की अहम बैठक, दिए ये जरूरी निर्देश। दिवाली का झटका, एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े, दिल्ली से पटना तक हुआ महंगा। लालू के बाद नीतीश राम मिला सुशील मोदी को भारत रत्न देने की उठी मांग, पटना में लगाया गया पोस्टर। स्मार्ट मीटर में पैसा खत्म तो बिजली बंद, छठ पूजा से पहले लाखों उपभोक्ताओं परेशान, ऐसे करें रिचार्ज। अगर आप चैनल में नए हैं तो आपसे छोटी सी अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब चलिए बढ़ते बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, दिवाली का त्यौहार खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गए हैं। वहीं शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने एक अनेक मार्ग स्थित संकल्प में अधिकारियों के साथ अहम बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं बैठक में सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार समेत विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल सीएम ने अपने आवास पर धान अधिप्राप्ति को लेकर समीक्षा बैठक की। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव एन श्रवण कुमार ने प्रोजेक्शन के माध्यम से धान अधिप्राप्ति को लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार सामान्य ग्रेड के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। वहीं धान अधिप्राप्ति की प्रस्तावित अवधि 1 नवंबर 2024 से 15 फरवरी 2025 तक रखा गया है। वहीं चरणबद्ध तरीके से धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं इस वर्ष धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। दरअसल राज्य में उसना चावल मिलों की संख्या अब बढ़कर 360 हो गई है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में राज्य के 19 जिलों में आज से धान अधिप्राप्ति शुरू कर दिया जाएगा, जबकि बाकी बचे जिलों में 15 नवंबर से धान अधिप्राप्ति का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को हर संभव सहायता के लिए तत्पर रहती है। वहीं कृषि कार्य से जुड़े हुए लोगों को धान अधिप्राप्ति में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। इस वक्त की बड़ी खबर, दिवाली के बाद उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगा है। और वहीं आज 1 नवंबर को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में करीब 62 रुपये की बढ़ोतरी की गई। वहीं इंडियन ऑयल द्वारा जारी ताजा रेट के मुताबिक आज से दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1802 रुपये हो गई है। वहीं कोलकाता में 19 किलो वाले एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 1911.50 रुपये हो गए हैं, जबकि मुंबई में एलपीजी सिलेंडर महंगा होकर 1754.50 रुपये पहुंच गया। जबकि चेन्नई में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1964.50 रुपये हो गई है। वहीं मुंबई में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को भी 62 रुपये का झटका लगा है। वहीं 1 अक्टूबर को कमर्शियल सिलेंडर 1692.50 रुपये का था और अब 1754.50 रुपये हो गया है। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में 14.2 किलो वाला इंडियन का एलपीजी सिलेंडर आज 901 रुपये में मिल रहा था, जबकि 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2072 रुपये पर आ गया है। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में 19 किलो वाला नीला सिलेंडर अब केवल 1821 रुपये में मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार समेत पूरे देश में दिवाली धूमधाम से मनाया गया। वहीं पटाखे की गूंज और रंग बिरंगी लाइट से हर चौक चौराहा जगमगा उठा, लेकिन आतिशबाजी की वजह से प्रदेश की हवा काफी दूषित हो गई है। वहीं राज्य में प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल पर पहुंच गया। वहीं पटना में कई जगहों का AQI गंभीर स्तर पर पहुंच गया है, जो कि स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। वहीं लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दरअसल दिवाली की रात के बाद राजधानी पटना में लगातार वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं राजधानी पटना के डाकमाला चौराहा और तारामंडल के क्षेत्र में एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 के पार पहुंच गया। वहीं दिवाली के मौके पर राजधानी पटना सहित कई जगहों पर पटाखे भी छोड़े जाते हैं। वहीं इस वजह से दिवाली के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स उछाल हुआ। दरअसल डॉक्टर का कहना है कि राजधानी पटना में वायु प्रदूषित हो गई है। खासकर अस्थमा और सांस की बीमारी वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं ऐसे में लोगों को फिलहाल मास्क लगाकर ही बाहर निकलना चाहिए। साथ ही वायु प्रदूषण का स्तर ज़्यादा बढ़ने से लोगों की आंख में जलन होता है। वहीं लोगों को जब भी ऐसा अनुभव हो तो बाहर से घर आने पर पानी से आंख को धोएं, काफ़ी फायदा होगा और राहत भी मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। वहीं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के बाद आरजेडी के नेता ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को इस सबसे बड़े सम्मान से नवाजे जाने की मांग पिछले दिनों की थी। वहीं इसे लेकर आरजेडी कार्यालय के बाहर और पटना के विभिन्न चौक चौराहे पर पोस्टर भी लगाया गया था। लेकिन इन दिनों एक और पोस्टर चर्चा में बना हुआ है।
जिसे पटना के वीर चंद्र पटेल पथ सहित कई चौक चौराहों पर दिवाली और छठ पूजा के मौके पर लगाया गया है, जिसके माध्यम से भारत सरकार से बिहार के 4 राजनेताओं को भारत रत्न से नवाजे जाने की मांग की गई है। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दिवंगत रामविलास पासवान और दिवंगत सुशील कुमार मोदी को भारत रत्न दिए जाने की मांग की गई है। वहीं इन 4 नेताओं को 2 नेता रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी अब हमारे बीच नहीं हैं, इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजे जाने की मांग की गई है। वहीं पोस्टर लगवाने वाले भाई धर्मेंद्र मुखिया ने कहा कि केंद्र सरकार से पूछना है कि बिहार की इन्हें भारत रत्न क्यों नहीं दिया जा रहा है। यथाशीघ्र इन महापुरुषों एवं समाजवाद के योद्धा को भारत रत्न से नवाजा जाए। इससे पहले भी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग उठी थी। वहीं आरजेडी अनुसूचित जाति के प्रदेश सचिव रंजीत रंजन ने पिछले दिनों इसे लेकर पटना में पोस्टर लगाया था। यह कहा था कि लालू को कुछ लोग गरीबों का मसीहा कहकर पुकारते हैं, तो वहीं अब उनके पार्टी के नेता उन्हें भगवान कहकर संबोधित कर रहे हैं। वहीं भारत सरकार से अपने आदरणीय नेता के लिए राजद नेता ने यह मांग की है। वहीं सामाजिक न्याय के नेता एवं बिहार के आवाज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को छठ पूजा से पहले परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बिजली के स्मार्ट मीटर ऐप में तकनीकी समस्या आ गई है। वहीं इस कारण बिजली उपभोक्ताओं को रिचार्ज करने में काफ़ी परेशानी आ रही है। वहीं ऐप से रिचार्ज बंद होने से लोगों के घरों में बिजली कटने की आशंका बढ़ गई है। वहीं बिजली कंपनी के स्तर से ऐप में आई खराबी को दूर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हालांकि तब तक बिजली उपभोक्ताओं को वेबसाइट के जरिए या फिर कंपनी के काउंटर पर जाकर रिचार्ज करने की अपील की गई है। दरअसल बिहार में छठ पूजा के दौरान ऊर्जा विभाग ने राज्य भर में बिना किसी रुकावट के 4 दिन बिजली की आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सभी जिलों में बिजली के तारों का मेंटेनेंस किया जा रहा है। जहां जहां खराबी है वह दूर की जा रही है। वहीं इस बीच स्मार्ट प्रीपेड मीटर के मोबाइल ऐप में तकनीकी खराबी आ गई है। इससे बिजली कंपनी के पदाधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया है। वहीं बड़ी संख्या में बिजली उपभोक्ताओं ऐप से स्मार्ट मीटर रिचार्ज करा रहे हैं। और दूसरी ओर छठ महापर्व में कंपनी ने निर्बाध बिजली आपूर्ति की तैयारी पूरी कर ली है। इसके तहत युद्ध स्तर पर तार बदले गए हैं। वहीं पोल को दुरुस्त किया गया। वहीं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में केवल तार लगाए गए हैं ताकि कोई अनहोनी ना हो। वहीं शुक्रवार को बिजली कंपनी के सीएमडी पंकज कुमार पाल ने छठ महापर्व में निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर की गई तैयारी की समीक्षा की। वहीं बैठक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंधक निदेशक महेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस वक्त की बड़ी खबर, बक्सर के आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह के खिलाफ पटना सिविल कोर्ट में परिवाद दायर हुआ है। वहीं बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी ने सुधाकर सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं बीजेपी नेता ने बक्सर सांसद पर आधारविहीन बयान देते हुए मनहानि अपराध करने का आरोप लगाया है। वहीं पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अधिवक्ता राधेश कुमार शर्मा द्वारा दर्ज कराए गए परिवार पत्र संख्या 11 में भाजपा के महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि बक्सर के सांसद ने गलत बयानी पर उनके खिलाफ गलत बात कही है, जो आपराधिक मानहानि का अपराध है। उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह ने 29 अक्टूबर 2024 को एक ऑनलाइन चैनल पर एक इंटरव्यू में कहा था कि बक्सर में उन्होंने 12 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। इससे पहले भी मिथिलेश सिंह ने अपने वकील राधेश कुमार वर्मा के माध्यम से दिनांक 1 अक्टूबर 2024 को ही कानूनी नोटिस भेजकर 1 सप्ताह के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का समय दिया था। वहीं 5/10/2024 को बक्सर सांसद को लीगल नोटिस मिल गई। इसके बावजूद उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद मिथिलेश तिवारी ने पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद पत्र दायर किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, चुनावी रणनीतिकार से नेता बन चुके प्रशांत किशोर को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। सबसे अहम सवाल यह उठता रहा है कि प्रशांत किशोर कहां से इतना पैसा ला रहे हैं कि वे 2 साल से बिहार के गांव में टेंट सिटी लगाकर रह रहे हैं। उनकी जन स्वराज पार्टी के भी खर्चे बड़े हैं। इतना पैसा कहां से आ रहा है। वहीं अपने ऊपर लग रहे आरोपों की सफाई देने उतरे प्रशांत किशोर ने अब इसका राज खोला है कि उनकी फीस कितनी है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी उनसे अपनी राजनीति तैयार कराती है तो वे कितना पैसा वसूलते हैं। प्रशांत किशोर का खुलासा, दरअसल प्रशांत किशोर ने बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में अपने जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। वहीं अपने उम्मीदवारों के लिए गए वे लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। वहीं इस दौरान गया जिले के बेला विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने लोगों को बताया कि वे कहां से पैसा ला रहे हैं।
वहीं ऐसा आरोप लगाने वाले लोग तब कहां थे जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बीजेपी से सबसे तीखी लड़ाई हो रही थी। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि पश्चिम बंगाल के उस विधानसभा चुनाव में मैंने ममता बनर्जी के लिए रणनीति बनाई थी और ऐसा ऐलान किया था कि बीजेपी को 100 सीटें भी आएगी तो मैं संन्यास ले लूंगा। मेरा दावा सच साबित हुआ। वहीं प्रशांत किशोर ने लोगों से कहा कि मुझे कमजोर आदमी मत समझिए, देश के कम से कम 10 राज्यों में सरकार बनाने में मेरा रोल रहा है। मैंने उन राज्यों में सत्ता में आने वाली पार्टी के लिए काम किया था। प्रशांत किशोर ने कहा कि राजनीतिक पार्टी को सलाह देने के लिए मैं इतना पैसा लेता हूं जितना बिहार में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। वहीं पीके ने कहा कि एक चुनाव में सलाह देने के लिए मैं कम से कम 100 करोड़ रुपया लेता हूं। दरअसल प्रशांत किशोर ने लोगों से कहा कि इससे अंदाजा लगा लीजिए कि मेरे पास कहां से के पैसे आते हैं। अगर एक पार्टी से मेरा करार हो गया तो 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा राशि मिलती है।